नमस्कार, मैं रविश कुमार। हमारे जीवन में आधार कार्ड ऐसे ही आता है। पहले स्वेच्छा के नाम पर आता है और फिर धीरे धीरे अनिवार्य होता चला जाता है। व्यवहार में आधार कार्ड को लेकर अनिवार्य और वैकल्पिक का फर्क मिट गया है। गिनती के लोग होंगे जो आधार नंबर मांगे जाने पर चेक करते होंगे कि अनिवार्य है या वैकल्पिक है। ऐसी आदत हो गई है कि अब सारे विकल्पों को छोड़कर आधार कार्ड ही सबसे पहले जमा कर दिया जाता है। कोरोना के टीके के लिए भी आधार अनिवार्य नहीं बनाया गया, लेकिन इसका अध्ययन होगा तो पता चल जाएगा कि वैकल्पिक होने के बाद भी कितने लोगों ने टीका लगाने के लिए आधार कार्ड का प्रयोग किया है। यही नहीं, स्वेच्छा से बोलकर भी आधार नंबर को अनिवार्य बनाने के लिए सरकार के पास 100 रास्ते हैं। इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास हो गया। इसके बाद मतदाता सूची को आधार नंबर से जोड़ना आसान हो जाएगा। इस बिल की शब्दावली को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि मतदाता सूची को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है या स्वैच्छिक है। जानकारों का कहना है कि सरकार का यह दावा कि स्वेच्छा पर निर्भर करेगा, इसे साफ साफ बिल में नहीं लिखा गया है। बिल में स्पष्ट नहीं है कि मतदाता आधार नंबर देने से मना कर सकता है। अगर यह नहीं लिखा है तो माना जाना चाहिए कि आधार नंबर देना अनिवार्य होगा। बिल की भाषा में लिखा है कि आधार नंबर ना देने के पर्याप्त आधार होने चाहिए। ये पर्याप्त आधार बिल में स्पष्ट नहीं किए गए हैं, जो अब कानून बन गया है। पर्याप्त आधार के नाम पर ऐसे नियम बनने लगेंगे जिससे आधार नंबर देना अनिवार्य ही हो जाएगा। कल संसद में इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 प्रस्तुत किया गया, जिसमें लोकसभा में पास भी किया गया। इससे सेक्शन 23 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति जाके रजिस्टर कर सकता है जो भारतीय नागरिक है वोटिंग के लिए, उसमें कुछ बदलाव लाए जा रहे हैं जिससे आधार जोड़ा जा रहा है हमारे इलेक्टोरल रोल के साथ। इसके अंदर 3 प्रावधान है। पहले प्रावधान के अंदर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर आपका आधार मांग सकता है जब आप वोट डालने जाएं, और उससे पहले भी मांग सकता है आपका आधार ये वेरीफाई करने के लिए कि आप एक ही इलेक्टोरल बूथ में रजिस्टर्ड है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इसमें एक और प्रावधान है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे मांग सकती है कि वो अपना आधार अपने इलेक्टोरल रोल के साथ जोड़े, और इससे दिक्कतें और बाधाएं बहुत लोगों को आ सकती हैं। ऐसे विपक्षी पार्टियां बोलती हैं इससे मास डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो सकती है, मतलब बहुत लोगों का वोट डालने का अधिकार जा सकता है, और ये वोटर प्रोफाइलिंग भी बढ़ा देगी कि पॉलिटिकल पार्टियां आधार डेटा लेके आपको वोटिंग के लिए टारगेट कर पाए कुछ। सरकार ऐसी नीति बनाती है कि आधार जोड़ना बहुत आसान हो जाता है, और वो सर्विस पे अगर आप कोई भी और आईडी जोड़े तो उसमें बहुत दिक्कतें और बाधाएं आती हैं लोगों को। जैसे अगर आप ऑनलाइन जोड़ पाए अपना आधार इलेक्टोरल रोल से, पर आपको अगर कोई भी और आईडी जैसे आपको अपना पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जोड़ना है अपने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन के साथ, तो आपको इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के दफ्तर में जाना पड़ेगा, पर आधार आप ऑनलाइन जोड़ पाएंगे। तो ऐसी बाधाएं हम पहले भी देख चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत लोग कहते हैं कि ये अनिवार्य हो जाता है और ये मैंडेटरी हो जाता है। अपार गुप्ता इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक हैं और वकील भी हैं। कुछ और जानकारों का कहना है कि मतदाता सूची को आधार नंबर से जोड़ने के रास्ते निकाल लिए जाएंगे और अनिवार्य होता चला जाएगा। कानून की बारीकियों को समझने के अलावा आम जनता के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि अगर मतदाता सूची को आधार नंबर से लिंक कर दिया गया तो उसके वोट देने के अधिकार पर कैसे असर पड़ेगा, कैसे किसी को मतदाता सूची से अलग कर दिया जाएगा या किसी समूह का मतदान केंद्र बहुत दूर कर दिया जाएगा। सबसे पहले यह समझना है कि चुनाव आयोग तो स्वायत्त संस्था है, लेकिन आधार की निगरानी करने वाली UIDAI स्वायत्त संस्था नहीं है, और इसके बिना यह काम भी नहीं हो सकता। अगर आयोग अपने काम में इस संस्था को पार्टनर बनाएगा तो संदेह किए जाएंगे। फरवरी 2015 में जब एक प्रयोग के तौर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मतदाता सूची को आधार नंबर से लिंक करने की योजना शुरू हुई, तो इस योजना के तहत लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए।
इसे लेकर हंगामा मच गया कि बिना किसी की जानकारी के नाम कैसे काटे गए, मतदाता की अनुमति के बिना आधार का नंबर कैसे दे दिया गया। अगस्त 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना पर रोक लगा दी। उसके बाद जब तेलंगाना में चुनाव हुए तो करीब 20 लाख लोग वोट नहीं दे सके। ट्विटर पर हजारों लोग ट्रेंड कराने लगे, #वेयर इज माई वोट लिखने लगे। जब चुनाव आयोग ने राज्य निर्वाचन अधिकारी से इसकी जांच के लिए कहा तो आंध्र प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी ने जवाब दिया कि डेटा उनसे लीक नहीं हुआ है। तेलंगाना सरकार ने एसआईटी का गठन किया जिसकी जांच अभी तक हो रही है। इस मामले का नतीजा नहीं आया है। अप्रैल 2019 में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI ने IT ग्रिड्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई। इस पर आरोप था कि इसने अवैध तरीके से आधार का डेटा जमा किया है। मीडिया की खबरों के अनुसार आंध्र और तेलंगाना की करीब 8 करोड़ जनता का डेटा इस कंपनी के पास जमा हो गया। कैसे चला गया? जिसका इस्तेमाल चुनाव में हुआ था, ऐसे आरोप लगे थे। कब कौन सी कंपनी और राजनीतिक दल किसी एप्लीकेशन के नाम पर आपसे आधार नंबर ले ले और उसका राजनीतिक इस्तेमाल करने लगे, इसे समझने की क्षमता आम लोगों में नहीं होती है। उन्हें लगेगा कि कोई योजना है, उसका लाभ मिलेगा, आधार नंबर दे दो। इस आधार पर ही आधार कार्ड को चुनावी प्रक्रिया से दूर रखा जाना चाहिए। सरकार और चुनाव आयोग इन आशंकाओं को खारिज करते हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि मतदान का अधिकार गुप्त रहना चाहिए। आधार नंबर को जोड़ने से यह गुप्त नहीं रहेगा। पहली बात तो यह है कि आधार का जो इंतजाम खुद है वो ही रिलायबल नहीं है। तो आधार में बहुत गलतियां हैं। लोगों अगर आधार पे लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, उंगलियों के निशान नहीं मिलते, तो वो सारी चीजें हैं। आधार से दिक्कतें बढ़ेंगी। और पहले तो ये वोटर आईडी कार्ड था, अब उसके साथ आधार जोड़ेगा, दोनों का बीच में कॉम्बिनेशन किया जाएगा, तो इसमें सूचना बाहर निकलने का स्कोप बढ़ जाता है और उसकी वजह से जो मतदान की गोपनीयता है उसको खत्म होने का चांस बहुत बढ़ता है। चुनाव आयोग का जो वो कार्ड है वो आपको एक नागरिक का जो मत देने का अधिकार है वो देता है। आधार कार्ड का तो बार बार कहा जाता है कि इसका नागरिकता से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इन दोनों को मिलाना तो वैसे कंसेप्चुअली गलत है। विश्वसनीयता के लिए मतदाता सूची को आधार से जोड़ा जा रहा है, लेकिन आधार को लेकर ही कई तरह के विवाद होते रहते हैं। मीडिया में फर्जी आधार कार्ड से लेकर आधार के सहारे फ्रॉड की तमाम खबरें आए दिन आती रहती हैं। हम इन उदाहरणों को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक दलों के हाथ अगर आधार नंबर की जानकारी लग जाए तो वे इसका कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। NDTV, द वायर, हिंदू कई जगहों पर इस साल मार्च और अप्रैल में छपी इन खबरों को खोजकर पढ़िए। पुद्दुचेरी के चुनाव में बीजेपी ने थोक में लोगों को SMS मैसेज भेजा जिसमें स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का लिंक दिया गया था। आरोप लगा कि जिन मोबाइल नंबरों पर यह मैसेज भेजे गए वो आधार कार्ड से लिंक थे और यह डेटा आधार पर नजर रखने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI से लिया गया हो सकता है। यह केस मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट की बेंच ने कहा इन आरोपों में बहुत दम है। खबरों को पढ़ने से पता चलता है कि बीजेपी ने पहले कोर्ट में कहा कि चुनाव आयोग से इसकी अनुमति मांग ली गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसी किसी जानकारी से इनकार कर दिया। कोर्ट ने पूछा कि बीजेपी को वोटर के इतने फोन नंबर कहां से मिले, तो बीजेपी ने कहा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर जुटाए। कोर्ट ने इसे सही मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार UIDAI ने खुद से इसकी जांच नहीं की, उल्टा याचिकाकर्ता पर ही आरोप लगा रही है कि वह पहले शिकायत लेकर उसके पास नहीं आया, जबकि चुनाव आयोग ने इस तरह के मामले की जानकारी UIDAI को दे दी थी। कोर्ट ने चुनाव आयोग के बारे में भी टिप्पणी की कि तुरंत एक्शन नहीं लिया गया। पुदुचेरी इलेक्टोरल ऑफिसर ने कोर्ट को याद दिलाया कि बीजेपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। चुनाव आयोग के वकील जी राजगोपाल ने कहा कि बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया। यह उस वक्त की बात चल रही है। BSNL, एयरटेल, जियो को भी नोटिस दिया गया। पुलिस केस भी हुआ। लोकल लेवल
पर व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन की जांच होने लगी जिनसे मतदाताओं को जोड़ा जाना था। इस तरह इस केस से जुड़ी खबरों से यह पता चलता है कि चुनाव आयोग, आधार पर निगरानी रखने वाली संस्था UIDAI और पुद्दुचेरी पुलिस, बीजेपी सब इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मामले को लटका रहे हैं। पुद्दुचेरी वाला प्रसंग यह भी बताता है कि इस तरह के मामले में जनहित याचिका दायर करना, मुकदमा लड़ना आसान नहीं, मुश्किल है। पुद्दुचेरी के मामले में याचिकाकर्ता ए आनंद का कहना है कि यह मामला भी शुरुआती टिप्पणियों के बाद जहां था आज भी वहीं है। The primary thing what we have mentioned in the case itself, those mobiles which are linked to other only receive such kind of SMS from the BJP IT wing. Those people who are not linked to link their mobile numbers to other have not received any such kind of SMS. That is the primary thing, primary complaint that I have been filed to the Election Commission of Puducherry and Chief Election Officer and everybody. But nothing was happened until we have moved to the court, because until that on March 21st we have moved to the court regarding that there is no action has been taken when the voters data has been stolen by the BJP. कर्नाटक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज KS पुट्टास्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में आधार की वैधानिकता को लेकर एक याचिका दायर की, क्योंकि इसके 4 ही मकसद बताए गए हैं और उसमें वोटर आईडी नहीं है। इसी केस की सुनवाई के बीच में अगस्त 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की योजना पर अंतरिम रोक लगा दी थी। आधार नंबर को मतदाता सूची से जोड़ने का काम रुक गया, लेकिन वाकई में कोर्ट के रोक देने के इस फैसले पर अमल हुआ है, क्योंकि 2015 में एनडीटीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 13 करोड़ मतदाताओं ने आधार को मतदाता सूची से जोड़ने की अर्जी दी है। इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने इसी काम पर रोक लगा दी। 2 साल बाद यानी 2017 में डिजिटल इंडिया के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है कि 31 करोड़ मतदाताओं ने वोटर आईडी को आधार से लिंक कराया है। क्या आप ये जानते थे? अगर रोक लगी थी तो फिर यह संख्या 13 करोड़ से 31 करोड़ कैसे हो गई? क्या अंतरिम आदेश से पहले ही बिना अनुमति के करोड़ों लोगों का आधार कार्ड मतदाता पहचान से जोड़ा जा चुका था, या अंतरिम आदेश के बाद भी लिंक करने का काम चलता रहा? सरकार को बताना चाहिए। हमने इसका जिक्र क्यों किया? क्योंकि 2019 में राज्यसभा में सरकार ने कहा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कितने मतदाता पहचान पत्रों को आधार से लिंक किया गया है और इसके लिए कितने मतदाताओं ने अनुमति दी है, इसकी सूचना जमा की जा रही है। जबकि 2017 में डिजिटल इंडिया का ट्वीट है कि 31 करोड़ मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ा जा चुका है। राज्यसभा सांसद हुसैन दलवाई के सवाल के जवाब में सरकार कहती है सूचना जमा की जा रही है। यही खेल आपको समझना है। 2018 में आधार मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर विपक्ष और सरकार की अपनी अपनी राय है। विपक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि नहीं जोड़ा जा सकता है। कानून मंत्री रिजिजू कहते हैं कि फैसले का गलत मतलब निकाला जा रहा है। अब यहां ध्यान से सुनिए। सितंबर 2020 में संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट आई थी। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के बहुत बाद यह रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में चुनाव आयोग का जवाब है, जिसे किरण रिजिजू कोट करना नहीं चाहेंगे। चुनाव आयोग कहता है और स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि आधार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जब से अंतिम आदेश पारित किया है, आयोग ने उस फैसले के संदर्भ में अध्ययन किया है। आयोग आधार नंबर को मतदाता सूची से जोड़ना चाहता है ताकि उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण आधार को मतदाता सूची से जोड़ना संभव नहीं है जब तक कि कानून में संशोधन नहीं लाया जाता है। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को लेकर स्पष्ट है कि बिना कानून में संशोधन के आधार कार्ड को मतदाता सूची से लिंक नहीं कर सकते। अगर 2018 के फैसले में रोक नहीं थी तो फिर केंद्र सरकार यह बिल लेकर क्यों आई, क्यों कानून बना? और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सर मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो पुट्टुस्वामी केस में जो जजमेंट में लीगैलिटी ऑफ दिस एक्शन व्हिच आर्टिकुलेट्स द एक्जिस्टेंस ऑफ लॉ
ये बिल्कुल क्वालिफाई होते हैं, क्योंकि हम एक कानून बनाने जा रहे हैं और इसके तहत लोगों को एक बराबरी दरवाजा और दर्जा देने जा रहे हैं। साथ साथ सर इसमें लेजिटिमेट स्टेट एम होना चाहिए, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट होना चाहिए। तो बिल्कुल इस काम के माध्यम से आधार को इलेक्टोरल में लिंक करने से ये स्टेट का बिल्कुल इंटरेस्ट है। और सर फाइनली टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में बिल्कुल क्वालिफाई होते हैं, इसलिए ये बिल को पूरे एकजुट से समर्थन करने के लिए मैं आह्वान करता हूं। अब कानून मंत्री कह रहे हैं कि स्टेट का इंटरेस्ट है। स्टेट का इंटरेस्ट क्या हो सकता है? क्या स्टेट का इंटरेस्ट यह भी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कौन किसे हजारों करोड़ का चंदा दे रहा है उसका नाम ना पता चले? ऐसा इंटरेस्ट क्यों है? हम इस पर आएंगे, लेकिन यहां सवाल है कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपने हिसाब से मतलब निकाल रही है? लेकिन स्थायी समिति में विपक्ष की भूमिका भी अजीब है। एक भी सांसद ने असहमति नहीं जताई है, बल्कि ऐसा कानून लाने पर सहमति जताई है और कहा है कि आधार को मतदाता सूची से जोड़ा जाना जरूरी है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर रॉय कहते हैं कि उन्होंने असहमति जताई थी, मगर अंतिम रिपोर्ट में उसे शामिल नहीं किया गया। The honorable member who was speaking on the bill, he mentioned my name and names of other members of Congress Party and CPIM that we were in the standing committee, we did not oppose, but here we are opposing. No, the fact remains, because he was not in the committee at that point of time. This is not direct knowledge, maybe indirect knowledge, somebody has asked him to do so. I asked him to give my note of dissent, which was not allowed. That is why I could not submit my note of dissent. हमें नहीं पता कि विपक्ष के कितने सांसदों ने असहमति का नोट दिया है और इसे क्यों नहीं शामिल किया गया है। उन सांसदों को जनता के सामने आना चाहिए और इस पर समिति के अध्यक्ष से जवाब की उम्मीद की जाती है। क्या ऐसा भी होने लगा है? बहरहाल विपक्ष के सांसदों की आपत्तियों को यहां भी सुना जा सकता है। सर मैं इस बिल का विरोध कर रहा हूं, इंट्रोडक्शन का विरोध कर रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बिल के आने से जो एक अधिकार लोगों को वोट देने का दिया गया है उसका हनन हो रहा है। क्योंकि आधार को पुट्टुस्वामी के प्रोपोर्शनैलिटी जजमेंट को अगर देखते हुए देखा जाए तो उसको लिंक करने में ये कहीं सर इससे दलित, शोषित, पीड़ित लोगों का जो है वोटों का हनन होगा, उन लोगों को अधिकारों का हनन होगा और आधार का इससे लिंकेज करके उनके वोट किधर जा रहे हैं, जो उनका एक गुप्त अधिकार होता है वोट देने का, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो रहा है। विपक्ष को बताना होगा कि स्थायी समिति में उसका रुख ऐसा क्यों रहा, वह क्यों इस सुझाव का स्वागत कर रहा है कि आधार नंबर को मतदाता सूची से जोड़ा जाना चाहिए। हमने इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक अपार गुप्ता से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बात की। सुप्रीम कोर्ट ने जब आधार के संबंध में अपना नतीजा दिया था तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया था कि आधार को कुछ चीजों से जब जोड़ा जाता है जिसका सही तरीके से नीति नहीं बनी हो, जो पब्लिक पर्पस के लिए नहीं हो, जो प्रोपोर्शनल नहीं हो, वो गैर संवैधानिक है। जैसे आधार को बैंक अकाउंट से जोड़ा गया और मोबाइल से जोड़ा गया, सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर बिल्कुल रोक लगा दी और उसने अपने डिसीजन में एक ऐसा डिसीजन भी नोट किया कि आधार जब वोटिंग से अगर जोड़ा जाएगा या कोई प्रोसेस वोटिंग की करी जाएगी तो वो वोटिंग के दायरे में वो डिसीजन जो है वो ये कहता है कि अगर किसी का भी नाम इलेक्टोरल रोल से निकाला जाएगा तो दैट शुड बी अ क्वाज़ी जुडिशियल डिटर्मिनेशन। मतलब किसी भी व्यक्ति जिसका नाम इलेक्टोरल रोल से निकाला जा रहा है उसको एक नोटिस दिया जाएगा, उसे एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो आके अपना एविडेंस और अपने हित में बोले। उसका नाम ऐसे ही नहीं निकाला जा सकता। दुनिया भर में मतदान की प्रक्रिया को तकनीकी से दूर रखा जाता है। जर्मनी की अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर इसलिए रोक लगा दी कि आम आदमी नहीं समझ पाता है कि कंप्यूटर से चलने वाली यह मशीन कैसे काम करती है।
जर्मन कोड के अनुसार चुनाव में इस्तेमाल हर चीज ऐसी होनी चाहिए जिसे आम से आम आदमी समझ सके। ब्रिटेन, इटली और जर्मनी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर रोक है। अमेरिका में भी चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं और कई दिनों तक वोटों की गिनती होती है। भारत में ईवीएम को लेकर सवाल उठा तो उसे विश्वसनीय बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट की संख्या बढ़ाने के आदेश दिए। ईवीएम को विश्वसनीय बनाने के लिए वीवीपैट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। जब तक मशीन है तब तक सवाल रहेगा। एक दिन वीवीपैट को लेकर भी सवाल होने लगेगा। अगर मतदाता सूची को आधार नंबर से जोड़ा जाना इसलिए जरूरी है कि चुनाव की प्रक्रिया विश्वसनीय हो, तो फिर इसी चुनाव को विश्वसनीय होने के लिए चुनावी चंदे का मामला भी उतना ही जरूरी है। वो पारदर्शी क्यों नहीं है? रिपोर्टर्स कलेक्टिव और न्यूज लॉन्ड्री की वेबसाइट पर हिंदी में नितिन सेठी की रिपोर्ट को पढ़िए, जो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के कानून बनने के पहले की प्रक्रिया को लेकर छापी है। इससे पता चलेगा कि इलेक्टोरल फंड को लेकर सरकार किस तरह से कभी कुछ बोलती रही और एक ऐसा कानून देश पर लाद दिया गया जिसके कारण अब मतदाता जान ही नहीं सकता कि किसी पार्टी को मिलने वाला हजारों करोड़ रुपए का चंदा किस कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है। मगर बैंक के जरिए सरकार के पास जानने के रास्ते होंगे कि विपक्ष को कौन सी कंपनियां पैसा दे रही हैं। जितने भी चुनावी चंदे मिलते हैं उसका 75% से अधिक बीजेपी को मिलता है, और कौन दे रहा है आप नहीं जान सकते। अगर आप यह जान जाएंगे कि कौन सी कंपनी चंदा दे रही है, तो फिर आप यह भी जानने लगेंगे कि निजीकरण के नाम पर सरकारी संपत्ति कहीं उसी कंपनी को तो नहीं बेची जा रही है। If the honorable minister wants electoral reforms, he should take this bill back, bring a comprehensive bill of entire all electoral reforms, talk about the women's reservation bill, electronic bonds, महिला रिजर्वेशन का बिल भी इसके साथ लाए। हम साथ में समर्थन करेंगे और बिल पास करेंगे। सो दे शुड टेक दिस बिल बैक। धन्यवाद। इलेक्टोरल बॉन्ड चुनाव प्रक्रिया को अपारदर्शी बनाता है। इसके रहते चुनाव को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की हर बात अधूरी है। एक और पैटर्न है माहौल बनाने का। माहौल इस तरह से बनाया जाता है कि चुनाव को बेहतर बनाने के लिए यह कानून अभी इसी वक्त जरूरी है। इसी तरह का माहौल नागरिकता कानून को लेकर बनाया गया, लेकिन कानून बनने के 2 साल बाद तक इसके नियम नहीं बने। इलेक्टोरल बॉन्ड के समय भी इसी तरह का माहौल बनाया गया कि चंदे को लेकर पारदर्शी तरीका निकाल लिया गया है। बाद में इसके नतीजे आपके सामने हैं कि एक ही दल को ज्यादातर चंदा मिल रहा है। मतदाता सूची की साफ सफाई करने के काम में चुनाव आयोग के पास दशकों का अनुभव है, हर साल होता है। आज आधार ही क्यों जरूरी हो गया है? जो वोटर रोल में या मतदाताओं की सूची में जो गड़बड़ियां हैं वो चुनाव आयोग को अपने आप मेहनत करके ठीक करनी पड़ेंगी। आधार में जैसा मैंने कहा कि आधार में तो पहले ही बहुत गलतियां हैं। आप यहाँ दिल्ली में ऑटो रिक्शा के पीछे लिखा हुआ देखते हैं कि आधार बनवाना है 5 मिनट में बनवा लीजिए, और यहाँ आधार इस्तेमाल करने अगर मैं भी जाता हूं तो मेरे उंगली के निशान नहीं मिलते हैं और कई दफा वो करना पड़ता है। तो आप सोचिए कि अगर किसी गांव के इलाके में जहां बिजली पानी की भी बहुत दिक्कत है, वहां से लोग आधार के हिसाब से वोट नहीं कर सकते, और क्योंकि आधार में खुद दिक्कतें हैं इसलिए वो वोटर आईडी कार्ड की दिक्कतों को नहीं ठीक कर सकता। इसका तरीका सिर्फ यह है कि चुनाव आयोग को मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी। ये चुनाव सूची को ठीक करने का कोई टेक्निकल फिक्स नहीं है। चुनाव आयोग को लगातार वोटरों के बारे में सूचना लेनी पड़ेगी, उनको घर घर जाके लोगों से चेक करना पड़ेगा कि कौन चला गया है, कौन नया आ गया है, कौन मर गया है। ये चुनाव आयोग जो आसान रास्ते ढूंढ रहा है वो नहीं है। पूरा मामला बहुत पेचीदा है, इसलिए YouTube में जाकर इस कार्यक्रम को दोबारा से देखिए। चुनाव को लेकर काफी कुछ बदल चुका है। आप IT सेल और गोदी मीडिया के खेल से समझ सकते हैं। आचार संहिता लागू होने के पहले करोड़ों रुपए फूंक कर सरकारी कार्यक्रम के नाम पर रैलियां होने लगी हैं।
गोदी मीडिया को विज्ञापन देकर विपक्ष को चुनावी कवरेज से गायब कर दिया गया है। इनमें कोई बदलाव नहीं है। इसलिए कोई कहे कि चुनाव को विश्वसनीय बनाया जा रहा है तो आप विश्वास करने से पहले थोड़ा मुस्कुराइए, ताकि उसे विश्वास हो जाए कि आपको खेल समझ आ रहा है। अब अगर खेल समझ आ रहा है तो ब्रेक ले लीजिए।